another video और आपका स्वागत है। आज वीडियो में लेकर आए उसका टाइटल है व्हाई जापान इज डेस्परेट टू बिल्ड इंडियाज बुलेट ट्रेन। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन इससे पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर करो, फॉलो इनके चैनल को। उसके अलावा व्लॉग चैनल के स्ट्रीम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर करो, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। अप्रैल 2026 हमारे रेलवे मिनिस्टर बैंगलोर में BEML की एक नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का इनॉग्रेशन करने आते हैं, जिसके थोड़ी देर बाद न्यूज़ चैनल्स में न्यूज़ चलने लगती है कि इंडिया अपनी खुद की 250 किलोमीटर पर आवर पर चल सके ऐसी लोकल हाई स्पीड बुलेट ट्रेन बना रहा है, जिसका नाम है B28। सुनने में ये एक नॉर्मल मेक इन इंडिया सक्सेस स्टोरी लगती है, लेकिन यहाँ एक चीज़ ऐसी है जो नोटिस करने जैसी है। इंडिया ने कुछ साल पहले जापान के साथ इस हिस्टोरिकली इम्पॉसिबल डील को साइन किया था, जहाँ जापान ने हमें मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के लिए 88,000 करोड़ रुपीस का लोन दिया है, वो भी सिर्फ 0.1% इंटरेस्ट रेट पर। लेकिन इस लोन की सबसे बड़ी कंडीशन ये थी कि इंडिया को ट्रैक से लेकर ट्रेन तक सब कुछ सिर्फ और सिर्फ जापानीज कंपनी से ही खरीदना पड़ेगा। तो सवाल यह है कि अगर शर्त जापानीज ट्रेन खरीदने की थी, तो अचानक से इंडिया खुद की B28 ट्रेन कैसे बना रहा है? क्या इंडिया ने दुनिया का सबसे सस्ता लोन लेकर बैकएंड पर जापान की ही मोनोपोली को चेकमेट कर दिया है? आज हम इस पूरे $1 ट्रिलियन प्रोजेक्ट के इकोनॉमिक जियोपॉलिटिकल मास्टर प्लान को डिकोड करेंगे, जहां सब कुछ 4-5 चैप्टर्स में अच्छे से समझेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैं हूं झील एंड यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड वाचिंग अपग्रेड। चैप्टर 1 द चेस मूव। सच बताऊं तो जापान ने इंडिया को कोई लोन नहीं दिया था। जापान ने एक्चुअली इंडिया पर एक बहुत बड़ी बैट लगाई थी। सितंबर 2017 में अहमदाबाद के साबरमती स्टेशन पर पीएम मोदी और जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे एक साथ मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का फाउंडेशन स्टोन रखते हैं। आबे कैमरा के सामने आकर एक बहुत ही डिप्लोमेटिक लाइन कहता है कि अ स्ट्रॉन्ग इंडिया इज इन जापान्स इंटरेस्ट एंड अ स्ट्रॉन्ग जापान इज इन इंडियाज इंटरेस्ट। पर इस दोस्ती के पर्दे के पीछे जापान का एक बहुत गहरा घाव छुपा था। 2015 में जापान ने ऑलमोस्ट इंडोनेशिया का बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट सिक्योर कर लिया था, पर लास्ट मिनट में चाइना ने आकर पूरा प्रोजेक्ट छीन लिया। जापान के लिए ये क्लियर वार्निंग थी, क्योंकि चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पूरे एशिया को डोमिनेट करने वाला है। चाइना एक के बाद एक कंट्रीज में पोर्ट्स और रेलवेज बना रहा था। इसीलिए चाइना को ब्लॉक करने के लिए जापान ने इंडिया को एक इम्पॉसिबल डील दी। 88,000 करोड़ रुपीस का लोन, इंटरेस्ट सिर्फ 0.1%, रीपेमेंट 50 ईयर्स में, और पहले 15 साल तक एक पैसा भी नहीं देना है। इस पूरे लोन का इंटरेस्ट सिर्फ 4400 करोड़ रुपीस बनता है, जो सिर्फ एक IPL सीजन के एक्सपेंस से भी कम है। लेकिन इस सस्ते लोन में एक बहुत बड़ा कैच था। ये एक टाइड लोन था, बंधा हुआ लोन, जिसका मतलब था कि इंडिया को ट्रेन्स, ट्रैक्स, सिग्नलिंग सब कुछ जापानीज कंपनी से ही खरीदना पड़ेगा, वो भी उनके इन्फ्लेट किए हुए प्राइसेस पर। यहाँ एक सेकंड सोचिए, क्योंकि 2024 में जो हुआ वो कोई नॉर्मल बिजनेस नेगोशिएशंस नहीं, एक हाई स्टेक्स जियोपॉलिटिकल थ्रिलर था। जब इंडिया ने उन जापानीज कंपनी से प्राइस कम करने को कहा, तो उन्होंने सीधा मना कर दिया। उन्हें लगा टाइड लोन के जाल में उन्होंने हमें पकड़ लिया है। लेकिन इंडिया यहाँ चेस खेल रहा था। इंडिया ने एक बहुत बड़ा ब्लफ खेला और सीधा यूरोपियन रेल जायंट्स सीमेंस, एल्स्टॉम से बात करना शुरू कर दी। इसके पीछे ये सिग्नल था कि अगर जापान ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, तो हम सीधा यूरोपियन टेक्नोलॉजी पर शिफ्ट हो जाएंगे। प्रैक्टिकली देखा जाए तो यूरोपियन टेक पर शिफ्ट करना इंडिया को भी बहुत महंगा पड़ता, पर इस एक ब्लफ ने जापान के भी पसीने निकाल दिए थे। जापान को अचानक रियलाइज हुआ कि इंडिया सिर्फ एक ट्रैक नहीं, बल्कि आगे आने वाले 4000 किलोमीटर के नेटवर्क का मेगा मार्केट है। अगर इन्होंने जिद की, तो यहाँ भी इंडोनेशिया की तरह कोई और कंट्री डील क्रैक कर लेगा। इसके बाद जापान ने ना सिर्फ अपने प्राइसेस और टर्म्स को कम किया, बल्कि उन्होंने इंडिया को अपनी नेक्स्ट जनरेशन E10 शिनकानसेन ट्रेन भी दे दी। ये वो ट्रेन है जो अभी तक जापान में भी कमर्शियली नहीं चली है। दिस शोज की जियोपॉलिटिक्स में 0.1% इंटरेस्ट फ्रेंडशिप नहीं, वो प्राइस होती है जो जापान इंडिया जैसे मार्केट को खोए बिना अफोर्ड नहीं कर सकता। चैप्टर 2 द इम्पॉसिबल बिल्ड। अब जियोपॉलिटिक्स की इस चेस गेम में जापान ने टेक्नोलॉजी और पैसे तो दे दिए, पर ग्राउंड पर आते ही इंडिया की ज्योग्राफी ने एक ऐसी प्रॉब्लम खड़ी कर दी जिसके लिए खुद जापानीज इंजीनियर्स भी तैयार नहीं थे। हुआ ये कि मुंबई अहमदाबाद का 508 किलोमीटर्स का कॉरिडोर स्मूथली बन रहा था, लेकिन रास्ते में एक बहुत बड़ा रोड ब्लॉक आ गया, थाने क्रीक का। ओरिजिनल प्लान के हिसाब से बुलेट ट्रेन को इसके ऊपर से निकलना था, पर प्रॉब्लम ये थी कि थाने क्रीक के मड फ्लैट्स पर एक फ्लेमिंगो सैंक्चुरी है, जहां हर साल 1 लाख से ज्यादा माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। अगर ट्रेन वहां से जाती तो 21,000 मैंग्रोव के पेड़ को काटना पड़ता। बॉम्बे हाई कोर्ट ने
ने इंटरवीन कर दिया और एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस तुरंत ब्लॉक हो गई एंड प्रोजेक्ट पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क भी लग गया। इंजीनियर्स को समझ आ गया था कि इस क्राइसिस के ऊपर से नहीं निकला जा सकता, तो NHSRCL ने पूरा ब्लूप्रिंट हटाकर स्टेशन का डिजाइन ही बदल दिया और एक इम्पॉसिबल सॉल्यूशन निकला कि हम सी के नीचे से जाएंगे। और यहीं से शुरू हुआ BKC से शिलफाटा तक का 21 किलोमीटर लंबा अंडरग्राउंड टनल, जिसमें से 7 किलोमीटर का ट्रैक डायरेक्टली अरेबियन सी के सी बेड के नीचे से पास होता है। ये इंडिया का सबसे पहला अंडर सी रेल टनल है और इसे खोदना कोई मजाक नहीं है। उसे खोदने के लिए 3 बड़े टनल बोरिंग मशीन लगाई गई है, जिसमें हर एक का वजन 3000 टन से ज्यादा है। इनके आगे जो पत्थर तोड़ने वाले कटर हेड्स लगे हैं वो अकेले 350 टन के हैं, जिसमें 84 कटर डिस्क्स लगी है। ये मशीन्स एक तरफ से पत्थर क्रश कर रही है और दूसरी तरफ से समंदर के पानी का मैसिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर झेल रही है, वो भी जमीन से 114 मीटर्स नीचे। एक बार इस चीज को इमेजिन करके देखिए, 114 मीटर्स जमीन और समंदर के ठीक नीचे एक फ्लेमिंगो सैंक्चुरी को बिना छुए इंडिया अपनी बुलेट ट्रेन का टनल बना रही है, जहां एक भी मैंग्रोव ट्री नहीं कटा। दुनिया में शायद ही किसी देश ने नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए इतना कॉम्प्लेक्स रूट रीडिजाइन किया होगा। अगर आप भी इसे एग्री करते है तो कमेंट में लिख दीजिए अग्रीड। लेट्स सी कितने लोग इससे एग्री करते हैं। और क्राइसिस सिर्फ पानी के नीचे नहीं थी, जमीन के ऊपर भी इसका स्केल दिमाग हिला देने वाला था। पूरे कॉरिडोर का 85% पोर्शन हवा में है, एलिवेटेड वायडक्ट्स पर। आज की डेट में 7700 से ज्यादा पिलर्स खड़े किए गए हैं। मुंबई से 118 किलोमीटर दूर साकरी विलेज में एक 50 एकड़ का कास्टिंग यार्ड 24/7 चल रहा है। वहां 1000 टन के गर्डर्स बनाए जाते हैं और बड़ी क्रेन्स उन्हें इस तरह से हवा में उठाकर रखती है जैसे वो टॉयज हो। ये ऑफिशियली इंडिया की हिस्ट्री का सबसे बड़ा प्रिसीजन कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन है और इस पूरी मेहनत का रिजल्ट हमें दिखेगा 15 अगस्त 2027 को, इंडिपेंडेंस डे के दिन, जब सूरत से बिलीमोड़ा के 47 किलोमीटर स्ट्रेच पर इंडिया फॉर्मली अपनी हिस्ट्री की पहली बुलेट ट्रेन चलाएगा। चैप्टर 3 द मनी फाइट। अब आती है वो चीज जिस पर सबसे ज्यादा आउटरीच होता है, इस प्रोजेक्ट का टोटल एक्सपेंडिचर। 2017 में जिस प्रोजेक्ट का बजट 1.08 लाख करोड़ रुपीस कोट हुआ था, वो 2026 आते आते ऑलमोस्ट डबल होकर 1.98 लाख करोड़ रुपीस कैसे हो गया। क्रिटिक्स ने तुरंत आकर इसको एक व्हाइट एलिफेंट और वेस्ट ऑफ मनी डिक्लेयर कर दिया और दूर से नंबर्स देखकर मुझे भी यही लगा था, पर जब मैंने इन फिगर्स को इंडोनेशिया के बैंकरप्ट हो चुके बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के साथ कंपेयर किया तो रियलिटी कुछ और ही निकली। इंडोनेशिया का वूश कॉरिडोर ऑलमोस्ट फ्लैट टेरेन पर बना है। कोई सी के नीचे से टनल्स नहीं, कोई पहाड़ नहीं, कोई फ्लेमिंगो सैंक्चुरी भी नहीं, सिर्फ 145 किलोमीटर का रिलेटिवली स्ट्रेट ट्रैक। और वहां उन्हें 1 किलोमीटर बनाने का कॉस्ट आया $48 मिलियन से ज्यादा। ऊपर से उन्हें आज हर साल $253 मिलियन या 2400 करोड़ रुपीस का ऑपरेटिंग लॉस हो रहा है, वो अलग। अब इंडिया में 500 किलोमीटर का लंबा कॉरिडोर है, अंडरग्राउंड टनल, माउंटेन टनल और एलिवेटेड पिलर्स सब कुछ है। इतनी कॉम्प्लेक्स ज्योग्राफी के बाद भी इंडिया का कॉस्ट पर किलोमीटर ऑलमोस्ट $47 मिलियन ही रहा है, जो टेक्निकली इंडोनेशिया के फ्लैट ट्रैक से भी सस्ता है। तो अगर पर किलोमीटर ट्रैक सस्ता बन रहा है, फिर बजट डबल कैसे हुआ? इसका जवाब है लैंड एंड पॉलिटिक्स। लैंड एक्विजिशन ने इस प्रोजेक्ट को प्रैक्टिकली चोक कर दिया था, स्पेशली महाराष्ट्र में। पॉलिटिकल ऑपोजिशन, फार्मर्स प्रोटेस्ट, गोदरेज जैसी मेगा कंपनीज के साथ सालों लंबी लीगल बैटल्स, इन सब चीजों की वजह से हालात यहां तक आ गए थे कि लोकल म्युनिसिपल बॉडीज एक छोटा सा बोर होल डिग करने के लिए भी 2 लाख रुपीस की फीस मांगने लगी थी। ज्योग्राफी दोनों साइड्स की सेम थी, पर पॉलिटिक्स अलग। रिजल्ट ये हुआ कि गुजरात में 68% वर्क कंप्लीट हो गया था, लेकिन महाराष्ट्र में सिर्फ 41% पर अटका हुआ था। बट फाइनली फरवरी 2026 में इस पूरे मैस में एक ब्रेक थ्रू आया। इंडिया ने पूरी की पूरी 1389 हेक्टेयर लैंड लीगली एक्वायर कर ली, सारी क्लियरेंसेस मिल चुकी है और अब इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन एकदम क्लियर है। इन सब के बीच एक सबसे बड़ा सच है कि इस 1.98 लाख करोड़ रुपीस में इंडिया सिर्फ एक ट्रेन नहीं खरीद रहा। जापान की शिनकानसेन टेक्नोलॉजी, जिसने पिछले 60 इयर्स में 10 बिलियन पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्ट किया है और जिसका 0 क्रैश फैटेलिटी रिकॉर्ड है, उस दुनिया की सबसे सेफ मास ट्रांजिट सिस्टम का कंप्लीट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इंडिया को मिल रहा है। आज सूरत में बनी डेडिकेटेड ट्रेनिंग फैसिलिटीज में JICA के अंडर 1000 इंडियन इंजीनियर्स को जापानीज एक्सपर्ट्स पर्सनली सर्टिफाइड कर रहे हैं। वडोदरा के हाई स्पीड रेल इंस्टीट्यूट में मित्सुबिशी के स्टेट ऑफ द आर्ट सिमुलेटर्स पर इंडियन पायलट्स ट्रेन हो रहे हैं। अगर आप बिगर पिक्चर देखें तो इंडिया इन पैसों से सिर्फ एक ट्रेन नहीं, एक पूरा इकोसिस्टम खरीद रहा है। चैप्टर 4 द बिगर गेम। अगर आपको लगता है कि ये अंडर सी टनल्स और बिलियंस ऑफ डॉलर सिर्फ मुंबई अहमदाबाद के लिए है, तो आप भी सिर्फ हेडलाइंस ही पढ़ रहे हैं।
रियल गेम है आगे आने वाला 4000 किलोमीटर का नया मेगा नेटवर्क। 2026-27 के बजट में डायरेक्टली 7 न्यू हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स अनाउंस हुए हैं, जिसके लिए 16 लाख करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट भी हो गया है। मुंबई से पुणे अब 48 मिनट्स में और चेन्नई से बेंगलुरु 1 आवर 13 मिनट्स में कवर हो पाएंगे, जिससे ये सिर्फ ट्रैवल टाइम ही नहीं बचा रहा है, ये अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट कर रहे हैं। ये सिटीज अब अलग अलग नहीं, एक मेगा रीजन बन जाएंगे और कोई भी इंसान अपने टियर 2 सिटी से निकलकर 1 से 2 घंटे में सीधा मुंबई के किसी टॉप डेटा सेंटर या बेंगलुरु के IT पार्क में AI मशीन लर्निंग मैनेजमेंट की जॉब्स कर पाएगा। और इन स्किल्स से आपको अपस्किल करने के मिशन में अपग्रेड आपके साथ जुड़ा है। फन फैक्ट, ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिक्स का एक रूल है, अगर ट्रैवल टाइम 90 मिनट से कम हो जाए तो एयरलाइंस उस रूट से प्रैक्टिकली एग्जिट ही करने लग जाती है। और इन 7 कॉरिडोर्स में एक रूट ऐसा है जो प्योरली बिजनेस नहीं, देश की नेशनल सिक्योरिटी के लिए है। दिल्ली, वाराणसी, पटना, सिलीगुड़ी रूट। वहीं सिलीगुड़ी, जिसे जियोपॉलिटिक्स में चिकन्स नेक कहते हैं, ये सिर्फ अकेला 22 किलोमीटर का वाइड रूट है जो इंडिया को नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट से कनेक्ट करता है। अगर इस रास्ते पर कोई डिजास्टर हो जाए तो पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया मेनलैंड से कट ऑफ हो जाता है। सिलीगुड़ी तक बुलेट ट्रेन पहुंचाना सिर्फ पैसेंजर्स को ट्रैवल करवाने के लिए नहीं, क्राइसिस के वक्त ट्रूप मोबिलिटी और कंट्री की इंटेग्रिटी को सिक्योर करने का एक ओनली सोल्यूशन है। ध्यान से सोचिए, अगर हम इस 4000 किलोमीटर के नेटवर्क के लिए हर ट्रेन को जापान से इंपोर्ट करवाते तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज बहुत ज्यादा ड्रेन होता। इसीलिए इंडिया ने खेला दी अल्टीमेट चेकमेट। अप्रैल में बेंगलुरु के BEML प्लांट में इंडिया ने अपनी इंडिजिनस हाई स्पीड ट्रेन अनाउंस कर दी जो 100% मेड इन इंडिया है, एज आई ऑलरेडी सेड। लेकिन आप शायद सोचेंगे कि जापान की ट्रेन तो 320 किलोमीटर पर आवर पर चलती है और इंडिया की B28 की टॉप स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर ही क्यों है? ये कॉम्प्रोमाइज क्यों? एक्चुअली ये कॉम्प्रोमाइज नहीं, हमारी स्मार्टनेस है। इंडिया में स्टेशंस यूरोप या जापान के कंपैरिजन में पास होते हैं। हर 50-60 किलोमीटर पर ट्रेन को रुकना और वापस वही स्पीड को मेंटेन भी करना पड़ता है। ऐसे में 320 किलोमीटर की टॉप स्पीड को हिट करना एक्चुअली एनर्जी लॉस है। 250 किलोमीटर हमारे रूट्स के लिए वो स्वीट स्पॉट है जहां एनर्जी कंजप्शन और मेंटेनेंस दोनों कंट्रोल में रहते हैं। इंडिया जापान से सिर्फ टेक्नोलॉजी खरीद नहीं रहा, टेक्नोलॉजी सीख भी रहा है। और मार्क माई वर्ड्स, वो दिन दूर नहीं जब इंडिया अपनी यही हाई स्पीड टेक्नोलॉजी दुनिया को बेच भी रहा होगा। व्हाट डू यू थिंक? क्या इंडिया ये चीज फ्यूचर में कर पाएगा? बताइए कमेंट्स में। मैं हूं झील और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए और ऐसे ही डीप डाइव्स के लिए सब्सक्राइब टू अपग्रेड। टिल देन स्टे क्यूरियस। भाई देखिए, सरकारें जो होती हैं ना, जब वो करने पर आती हैं ना, तो कोई प्रोजेक्ट जो है वो बड़ा छोटा नहीं होता, फिर वो जो है ना करती हैं, करके जो है वो दिखाती हैं। अभी इन फ्यूचर की जैसे बीच में बात की गई तो मेरा नहीं ख्याल कि हाँ मुश्किलात आती हैं, जैसे लैंड एक्विजिशन में या लोकल जो गवर्नमेंट बॉडीज़ होती हैं उनकी तरफ से, या एनवायरमेंटल जो चैलेंजेस आते हैं उनकी वजह से आपको थोड़ा बहुत डिले देखने को मिलता है। लेकिन मेरा ख्याल है इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल, मैं भी एग्री करूंगी और मुझे लगता है जितने भी पॉइंट्स उन्होंने हाईलाइट किए हैं, चाहे वो पॉलिटिकल चैलेंजेस हैं, एनवायरमेंटल चैलेंजेस हैं, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा चैलेंजेस कंट्री में किसी भी प्रोजेक्ट को लेकर यही रहते हैं और उन्हीं की वजह से डिले भी होता है। फिर उसके बाद कॉस्ट भी उस प्रोजेक्ट की काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और मुझे लगता है कि एक चैलेंज जो है वो आपको शायद इंजीनियरिंग मावल भी देखने को मिलता है कि उसी चैलेंज में ना आपको कुछ ऐसा अद्भुत नज़र आता है कि जो इंसान दंग रह जाता है। यार देखे ना, अभी जैसे ये बन रही है, ठीक है ना, कहीं पे अंडरग्राउंड है, कहीं पे पिलर्स पे है और बहुत सारी चीज़ों का, जैसे जो है जो पक्षी आते हैं सीजनल, उनका ध्यान रखा गया कि भाई ये उनका जो है वो घर है, यहाँ पर वो आते हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ी बात है कि आप जो है ना एनवायरनमेंट का ख्याल रखकर रूट चेंज कर रहे हैं या आप अंडर द सी जो है वो जो है उस तरह जा रहे हैं। फिर उसके बाद पैसे की अगर बात करें तो जैसे एक मोनोपोली क्रिएट की जा रही थी कि भाई आप सिर्फ हमसे ही ले सकते हैं, उसके अलावा आप अपना कुछ बना भी नहीं सकते। तो उस चीज़ को भी अगर देखा जाए तो काफ़ी एक अच्छे तरीके से जो है वो सेटल डाउन किया गया कि भाई आपसे हम चीज़ें लेंगे लेकिन आप हमें ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी दें, क्योंकि लाज़मी बात है इन फ्यूचर जब आपने चीज़ों को एक्सपेंड करना होता है तो फिर आप उसी मुल्क पे 100% डिपेंडेंट हो जाए तो वो बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है कि भाई अगर आपने कुछ लिया है तो आप जो है ना उसका ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी भी ले रहे हैं। भाई 88,000 करोड़ अगर आपको दिया है, ऑफ कोर्स वो 88,000 करोड़ आपके पास रहना थोड़ी है, वो आपने रिटर्न भी करना है। उसके बाद फिर उस पर आपने 4400 करोड़ जो है आपने इंटरेस्ट भी जो है वो पे करना है। तो कुछ तो आपको इन रिटर्न मिलना चाहिए ना। बिल्कुल। बाकी ओवरऑल मुझे लगता है कि यस, इंडिया आने वाले टाइम में ज़रूर इस टेक्नोलॉजी में
कोई ना कोई चीज़ जो है वो सामने आएगी इंडिया की तरफ से, क्योंकि अगर हम लोग ओवरऑल देखें थ्रू आउट तो काफ़ी ज़्यादा इंडिया इंटरेस्ट लेता है टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में, नई बनाने में, खुद का कंट्रीब्यूशन क्या रहता है उन सब चीज़ों में। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए कि आपका क्या कहना है। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम पे। सब्सक्राइब करना गुड बाय।